Good morning and welcome to all of you. It is day 4 today and I am explaining the questions or especially the feelers asked in TGT, PGT and other teaching exams. So let's get started without much ado. Come to the point and get started now. The first question is how many parts of speech are there in number? वेरी सिंपल क्वेश्चन कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या क्या होती है तो आप सभी को मालूम है। यह तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर सी होगा। 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिज करेज वोन हिम ऑनर। द वर्ड ऑनर इज, उसका साहस उसे सम्मान दिलाया। इस वर्ड में ऑनर, इस सेंटेंस में ऑनर क्या है? ऑनर यहाँ किसका काम कर रहा है? तो ऑनर हमेशा नाउन का काम करता है ऐसे जब सेंटेंस में आता है तब। और यह वर्ब का काम कब कर सकता है? जब यह सब्जेक्ट के बाद आएगा तब। यानी ऑनर दोनों काम करता है। आई ऑनर माई एल्डर्स, इट मीन्स आई रेस्पेक्ट माई एल्डर्स, मैं अपने बड़ों का सम्मान करता हूं। आई ऑनर, ऑनर वर्ब हो जाएगा। और दे गेव मी ऑनर, उन लोगों ने मुझे सम्मान दिया। तो यहां पर ऑनर या दे गेव मी ऑनर में ऑनर जो है नाउन है, यानी आंसर 2 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को बड़े आसानी से आप कैसे पता लगा लेंगे। एक तो सबसे सरल तरीका है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया रहता है, ऑब्जेक्ट दिया गया रहता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। दूसरा, अगर आप इससे भी सरल और थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में जानना चाहते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब के पहले क्या या किसको लगाएं, वर्ब के पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न बनाएं और जो आंसर दे सकें उन्हें आप ट्रांजिटिव वर्ब कहें, जो आंसर न दे सकें उन्हें आप इनट्रांजिटिव वर्ब कहें। तो दो तरीका मैंने बताया, आइए आजमाते हैं। ही वॉज लुकिंग एट मी, वह मेरी ओर देख रहा था। एट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद यह प्रोनाउन तो आया, यह निश्चित तौर पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर आया हुआ लुकिंग वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि यह ऑब्जेक्ट इस प्रेपोजिशन का है। इस तरह के ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डोंट इंटरफेयर इन द क्वेरल। यहां नाउन तो आया, इंटरफेयर हस्तक्षेप करना, लेकिन इन के बाद आया, यानी यह इन का ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ही हैज गॉन टू पटना, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। गॉन इन ट्रांजिटिव वर्ब है। गो मीन्स जाना, क्या जाना, किसको जाना, यह आंसर नहीं दे पाएगा। और टू पटना में टू जो है यह पटना को व्यक्त कर रहा है, डेस्टिनेशन को यह व्यक्त कर रहा है, मंजिल को व्यक्त कर रहा है। यह निश्चित तौर पर नाउन है लेकिन यह ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि प्लेस को व्यक्त करने वाले शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होते। प्लेस को व्यक्त करने वाले नाउन ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते। ही ट्रीटेड हर बैडली, वह, कितना आसान है, सब्जेक्ट हो गया ही, ट्रीटेड प्रिंसिपल वर्ब है और हर ऑब्जेक्ट है। तो आप देखें इनमें ऑब्जेक्ट तो आया था लेकिन प्रेपोजिशन के बाद आया था और इसमें वर्ब के बाद आया, यानी यही प्रिंसिपल वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहाएगा। आप जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, प्रिंसिपल वर्ब के ही मुख्य क्रिया के ही दो प्रकार हैं। तो ही ट्रीटेड हर बैडली, वह उसको उसके साथ बुरा बर्ताव किया। किसको आप पूछे अंग्रेजी में, whom did he treat badly, whom did he treat badly, तो he treated her badly, whom का आंसर मिल रहा है। और जब सेंटेंस में who और whom का आंसर, what और whom का आंसर, not who, आई एम सॉरी, what और whom का आंसर वर्ब दे रहा हो तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी यहां पर ट्रीटेड आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 इन विच ऑफ द सेंटेंस above इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। above का प्रयोग एडवर्ब के रूप में निम्नलिखित में से किस सेंटेंस में हुआ है? above शब्द नाउन का भी काम करता है, above शब्द जो है वह प्रेपोजिशन का काम करता है, above एडवर्ब का काम करता है, above एडजेक्टिव का काम करता है, above तो बहुत सारा काम करता है। अब नाउन का काम करेगा तो उसके पहले डिटर्मिनर आएगा। ये सब पहचान है, याद करें। प्रत्येक चैप्टर में कुछ विशेष बातें पढ़ाई जाती हैं, यानी इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका पूरा ग्रामर क्लियर होना चाहिए, डिटेल्ड ग्रामर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वरना कुछ प्रश्न आप अंदाज पर सही कर लेंगे, कुछ आपके गलत हो जाएंगे।
द मोरल लॉ इज अबव द सिविल, यहाँ अबव प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन का काम क्या है? प्रेपोजिशन जो है वो पोजीशन को व्यक्त करता है, टाइम को व्यक्त करता है, बहुत सारी चीजों को व्यक्त करता है। यहाँ यह बता रहा है कि जो मोरल लॉ होता है सिविल लॉ के ऊपर होता है, सिविल लॉ के ऊपर होता है। दिस थिंग इज अबव मी, इट मीन्स मैं इस, ये जो मेरे ऊपर लाइट्स लगे हुए हैं, दिस आर अबव मी, यानी आई कांट टच देम, मैं उन्हें टच नहीं कर सकता, यानी ये पोजिशनिंग यहाँ पर जो है रेफर हो रहा है, और ऐसी स्थिति में अबव जो होगा वह प्रेपोजिशन हो जाएगा। एनालाइज द अबव सेंटेंस, ऊपर दिए गए सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस जो है नाउन है और यह नाउन के पहले आया, इसलिए यह एडजेक्टिव कहलाएगा। नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है कि कौन सा सेंटेंस, तो ऊपर दिया हुआ तो नाउन की चर्चा कर रहा है, और नाउन की चर्चा करने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। आर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव, हमारे ब्लेसिंग जो हैं वो ऊपर से आते हैं, तो यहाँ ब्लेसिंग्स होना चाहिए। कम फ्रॉम अबव, ऊपर से, तो यहाँ पर अबव नाउन का काम कर रहा है। फ्रॉम अबव, फ्रॉम छपरा, फ्रॉम पटना, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम दिल्ली, तो ये जो फ्रॉम है उस तरह का काम कर रहा है। फ्रॉम एक पोजीशन को व्यक्त कर रहा है, एक प्लेस को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर अबव एडवर्ब, यहाँ पर अबव एडवर्ब नहीं है, जबकि प्रश्न आपसे पूछा गया है एडवर्ब। द हेवंस आर अबव, जी हाँ, यह अबव जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। यह कैसे एडवर्ब का काम कर रहा है? क्योंकि स्वर्ग जो है ऊपर है, स्वर्ग जो है ऊपर है, तो एडवर्ब में ये कौन सा एडवर्ब है, पहले तो ये जानना होगा। एडवर्ब मूलतः तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। अब सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है, डिग्री होता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन होता है। तो इसको किस में रखें, कैसे यह एडवर्ब है? तो यह एडवर्ब है क्योंकि यह प्लेस को व्यक्त कर रहा है कि कहां से, तो ऊपर से। तो जिस तरह से हियर, देयर, अवे, अप, डाउन ये एडवर्ब होते हैं, ठीक उसी तरह से यहां अबव एडवर्ब का काम कर रहा है, और इस एबव का मीनिंग अप है। इसका मीनिंग जो है एबव का वो अप है, ऊपर। अप और डाउन एडवर्ब होते हैं, ठीक उसी तरह से एबव यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हिच सेंटेंस एज इज यूज्ड एज कंजंक्शन। आपको बताना है कि किस सेंटेंस में एज का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होता है। कंजंक्शन दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग के कई टाइप होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग का कोई टाइप नहीं होता। हालांकि बहुत गहराई में जाएंगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, सबऑर्डिनेटिंग के भी कई टाइप बनाए जा सकते हैं और होते भी हैं। तो वी वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड, हम लोग उतना तेज टहले जितना टहल सकते थे। उतना जितना, उतना जितना, यह जो आप कंपैरिजन देख रहे हैं, इस कंपैरिजन को, इस तरह के एज और सो एज को एडवर्ब कहा जाता है। एडवर्ब शोइंग कंपैरिजन कहते हैं इसे। शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, वह वैसा ही कलर पसंद करती है जैसा मैं करती हूं, चाहे मैं करता हूं। तो शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू। और एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, एज चूंकि वह गरीब था मैंने उसकी मदद किया, तो यह एज कंजंक्शन का काम कर रहा है। यह एज कंजंक्शन का काम कर रहा है। नन ऑफ दीज है, तो आंसर सी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, यानी वैसा ही कलर जैसा मैं। तो यह जो है, क्या बताना है, मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं? हाँ ठीक, हमको तो कंजंक्शन बताना है ना, तो कंजंक्शन यानी हमारा आंसर होगा सी। एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, एज यहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज पुअर, तो जब एज को हम बीच में ले जाएंगे ना, वो बिकॉज हो जाएगा। एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों मदद किया, क्योंकि वह गरीब था। तो एज और सिंस का प्रयोग चूंकि के अर्थ में होता है। चूंकि वह गरीब था इसलिए मैं उसकी मदद किया। और ग्रामर के रूल के अनुसार यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में एज लगा हो, बिकॉज लगा हो, बिकॉज एज सिंस लगा हो,
तो बीच में सो या देयरफॉर का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं यहाँ इसलिए तो बोल रहा हूं, लेकिन आपको सो का प्रयोग नहीं करना होगा, देयरफॉर का प्रयोग नहीं करना होगा। यानी एज ही वॉज पुअर, यह एज यहाँ कंजंक्शन है, और ही लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, यहाँ यह एडवर्ब का काम कर रहा है। और यदि हम दोनों को ले लें, द सेम एज या सेम एज, तो इसे हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन हमसे सिर्फ एज पूछा गया है, तो जहां जहां एज आया है मैंने उसे एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सपीरियंस इज, एक्सपीरियंस शब्द खुद में नाउन भी होता है और यह खुद में ही वर्ब भी होता है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस, मैंने इसका अनुभव किया है। एक्सपीरियंस इज अ थिंग दैट वी गेट फ्रॉम एनग्रॉसिंग आवरसेल्व्स इन अ स्पेशल काइंड ऑफ वर्क। एक्सपीरियंस अनुभव एक ऐसा चीज है जिसे हम खुद को किसी खास काम में एनग्रॉस करके, लगा करके, खुद को डुबा करके प्राप्त करते हैं। तो एक्सपीरियंस खुद वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है। इट्स माई एक्सपीरियंस दैट, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, इट्स माई एक्सपीरियंस दैट, यहाँ एक्सपीरियंस नाउन है। एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, यहाँ एक्सपीरियंस जो है नाउन है, तो यहाँ एक्सपीरियंस वर्ब और नाउन खुद होता है, इसलिए सेम ऑप्शन देना होगा, एक्सपीरियंस ए। ये सब स्पेलिंग मिस्टेक है, उसी चीज को तो लिखा हुआ है। तो 6 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव रेयर इज, रेयर का हमें एडजेक्टिव बनाना है, तो रेयर का एडजेक्टिव होता है रेयरिटी। रेयर मीन्स होता है दुर्लभ। कुछ गलत बोला क्या हमसे? द नाउन फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव रेयर इज, ओ रेयर शब्द एडजेक्टिव है और हमें इसका नाउन बनाना है, तो रेयर का नाउन होगा रेयरिटी। आंसर सही बोला हूं, रेयर का रेयरिटी होगा। रेयरनेस मुझे नहीं मिला कहीं, रेयरमेंट मुझे कहीं नहीं मिला, रेयरली होता है, और रेयरली, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, ये चारों सिनोनिमस हैं एक दूसरे के। और सिनोनिमस सुन के घबराएंगे नहीं, सिनोनिम का एडजेक्टिव होता है सिनोनिमस। तो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और बेयरली ये सभी सिनोनिमस हैं। रेयर का नाउन पूछा गया है, रेयरिटी होगा। रेयर मीन्स दुर्लभ और रेयरिटी मीन्स दुर्लभता, दुर्लभता। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड किंग टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप पढ़े हुए हैं और मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं, अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखें, सफिक्स का वीडियो मिलेगा, आप उसे जरूर देखें। सफिक्स का वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करा देगा, तनिक भी दिक्कत नहीं रहेगी आपको। उसके बाद किंग में क्या जोड़ेंगे, तो किंग में हम डम जोड़ेंगे, किंगडम। अब किंगेंस नहीं, किंगनेस नहीं, किंगली नहीं, किंगली हो सकता है। किंग का एडजेक्टिव होगा किंगली, किंगली हो सकता है राजा जैसा। तो 8 का आंसर बी, यहाँ चूंकि हमें नाउन बनाना है किंग का, तो किंगडम होगा। द प्रॉपर वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज, हाथियों के झुंड को हर्ड कहते हैं, हर्ड ऑफ एलिफेंट, ये सब याद करना पड़ेगा। ए हर्ड ऑफ, ये होता है हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, यहाँ हर्ड आप देख रहे हैं। जनरल मवेशी के लिए कैटल का प्रयोग करते हैं, शीप के लिए हम फ्लॉक का यूज करते हैं, ए फ्लॉक ऑफ शीप। और बंच का यूज हम कीज के लिए करते हैं और ग्रेप्स के लिए करते हैं, ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए फ्लॉक ऑफ शीप और हर्ड ऑफ एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइज मेड बाई एन एलिफेंट, यानी आपको एलिफेंट की आवाज को बताना है। हर जानवर के लिए अंग्रेजी में प्रॉपर वर्ड बताया गया है, उसकी साउंड को क्या कहते हैं, उसकी आवाज को क्या कहते हैं। तो रोवर का प्रयोग हम टाइगर और लायन के लिए करते हैं, टाइगर के लिए करते हैं, लायन के लिए करते हैं। अच्छा, समुद्र की दहाड़, महासागर की दहाड़, सागर की दहाड़ को भी हम रोवर कहते हैं। ट्रम्पेट हाथी की चिघाड़ के लिए यूज होता है, इसलिए आंसर बी होगा। ब्रे, ऐस की आवाज को ब्रे कहते हैं, रेंकना शायद हिंदी में कहा जाता है। और नी, हिनहिनाना, घोड़े की आवाज को हम नी कहते हैं। ये सब आपको याद करना होगा। तो 10 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ डक, पिछले वीडियो में भी यह आ चुका है, यह प्रश्न रिपीटेड है।
कई जगह अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा है, मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर बुक से लेकर के आपको बता रहा हूं, तो ये प्रश्न रिपीट कर रहा है, यानी बहुत बार पूछा होगा। तो डक जो है, डक, यह फेमिनिन है, इसका मैस्कुलिन बनाना है। देखिए ड्रोन मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन बी होता है। गैंडर मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन गूज होता है। गूज फेमिनिन है, ये यहां आ ही गया, ड्रेक होगा। आंसर क्या होगा? डी। ड्रेक का फेमिनिन जेंडर डक होता है। इन दोनों का प्रयोग हम बतख के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड इन्वेड हैज द नाउन फॉर्म। इन्वेड का नाउन फॉर्म इनमें कौन है, यही बताना है। तो इन्वेड शब्द जो है यह वर्ब है, और इन्वेड का अर्थ होता है आक्रमण करना। अटैक इसका सिनोनिम होता है। इन्वेड मीन्स आक्रमण करना, आपको इसका नाउन बनाना है। तो इन्वेड का नाउन क्या होगा? इन्वेजन होगा, आक्रमण। इन्वेजन मीन्स आक्रमण, आक्रमण। तो आंसर सी होगा, बाकी सभी गलत आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द यंग वन ऑफ ए कैट। यंग वन बच्चा, यंग वन का अर्थ होता है बच्चा। अब ये भी पूछा जा रहा है। ढिल्लन ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की किताब आती है डीजीपी, और उसमें इन चीजों का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है। किसके बच्चे को क्या कहते हैं, किसकी आवाज को क्या कहते हैं, मेटल्स की आवाज को क्या कहते हैं, जानवरों के बच्चे की आवाज को क्या कहते हैं, जानवरों की आवाज को क्या कहते हैं, उस किताब में दिया हुआ है। इंग्लिश इज इजी, नो, वो तो चेतनानंद सिंह की किताब है। इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स है, डीजीपी की पब्लिकेशन है, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। द यंग वन ऑफ ए कैट इज अ पप्पी। कुत्ते के बच्चे के लिए यूज होता है पप्पी। किड जो है, किड, किड, बकरी के बच्चे के लिए किड का यूज होता है। किटन, बिल्ली के बच्चे के लिए यूज होता है। काफ, काऊ के बच्चे के लिए यूज होता है। डॉग या बीच के लिए आप पप्पी का यूज करें। यहां आपसे कैट पूछा गया है, इसलिए आप किटन लिखेंगे। व्हाट इज द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड बीटर। बीटर में जो आपके सामने प्रीफिक्स दिए गए हैं, इनमें कौन सूट करेगा, आप बताएं। तो IMIN, बीटर होता है। अगर हम बीटर का वर्ब बनाते हैं तो यह शब्द होता है एम बीटर। एम बीटर मतलब होता है कड़वाहट उत्पन्न करना, रिश्ता खराब करना, रिश्ते में कड़वाहट ला देना। यो सच बिहेवियर में embitter the relation between you and her, you and him। तो embitter यानी em यहां प्रेफिक्स है, आंसर डी होगा, सुटेबल प्रेफिक्स। द प्लूरल ऑफ एल्यूमिनस इज, आपने नाउन में पढ़ा होगा, कुछ लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और स्कैंडिनेविया अलग जगह से जिन शब्दों को अंग्रेजी में लिया गया है, उनका प्लूरल आज भी वहां के व्याकरण के अनुसार बनाया जाता है। यूएस वाले कुछ शब्द बहुत पॉपुलर हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे अलमनस है, अलमनस, इसका प्लूरल अलमनाई होगा। अलमनस का प्लूरल अलमनाई होगा, यानी आंसर डी होगा। स्टिमुलस का प्लूरल स्टिमुली होगा। फंगस का प्लूरल फंगी होगा। रेडियस का प्लूरल रेडी होगा। ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें यूएस हटाकर आई लगाने से प्लूरल बन जाता है फॉरेन वर्ड। और मैं अपने बेसिक बैच में इन सारी चीज़ों का सारी चीज़ों पर विशेष रूप से वीडियो देता हूं और लाइव क्लास लेता हूं, जिसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एलमनस के लिए एलमनी आप यूज करें। इन क्वेश्चन फ्रॉम 16 to 24, इन द फॉलोइंग सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। अच्छा, फिलर है और आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक से फिल कर देना है। द चाइल्ड वॉज डैश ब्लाइंड। द चाइल्ड वॉज, तो वाक्य तो पैसिव में लिखा गया। अब वाक्य पैसिव में लिखा गया तो बॉर्न होगा। ये जो बॉर्न देख रहे हैं वो भी बियर का ही थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये जो बियर शब्द है ना, इसका प्रयोग हम जन्म देना, ढोना और सहना के अर्थ में करते हैं। तो बियर, बोर, बॉर्न और बॉर्न,
यानी इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है उसमें दो फॉर्म हो जाते हैं। ढोने, सहने, जन्म देने के लिए एक्टिव पैसिव दोनों में BORNE का यूज करें, लेकिन पैसिव में जन्म देना जहां भी आए, जन्म हुआ, वहां BORN का यूज होता है, ई का नहीं। एक्टिव में इसका यूज होता है, जैसे द खाउ हैज बॉर्न ए काफ, तो BORNE होगा। बट ही वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न में BORN होता है, इसलिए आंसर बी होगा। इफ ही डैश आई शैल राइट टू हिम, टेंस के नियम के मुताबिक एक पार्ट में फ्यूचर है, तो इफ, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज वाले पार्ट में या WH वर्ड्स वाले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, और इसलिए आंसर डी होगा। इफ ही राइट आई शैल राइट टू हिम, यदि वह लिखेगा तो मैं उसके यहां लिखूंगा, 17 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आई डैश माई कार 3 वीक्स एगो, जिन वाक्यों के अंत में एगो हो, यस्टरडे हो, लास्ट डे हो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ हो, या शुरू में इट इज टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, इट इज अबाउट टाइम हो, उनमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, इसलिए 18 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जोनाथन इंसिस्टेड ऑन, ऑन एक प्रेपोजिशन है और टू को छोड़कर किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जेरंड का प्रयोग होता है, तो जोनाथन इंसिस्टेड ऑन, तो इसमें जेरंड क्या है, तो गोइंग है, गोइंग आउट, यानी बाहर जाने का वह जिद किया, हठ किया। इंसिस्ट के बाद ऑन लगाएं, परसिस्ट के बाद आप इन लगाएं। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, फिर वही रूल, सेम रूल, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है टू को छोड़कर, तो प्रिवेंटेड फ्रॉम, और ये फिक्स्ड है कि प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड के बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम ही लगेगा, तो 20 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यू बेटर डैश दिस परमिशन, यहां कुछ मिसिंग है, मेरे टाइपिस्ट से हो या क्वेश्चन सेट करने वाले से हो। यहां हैड या वुड में से एक वर्ब अवश्य चाहिए। यू हैड बेटर या यू वुड बेटर डैश हिज परमिशन, बेहतर होगा कि आप उसकी अनुमति ले लें, तो परमिशन लेने के लिए हम सीक का यूज करते हैं, और ग्रामर इन्फिनिटिव में मैं पढ़ाता हूं कि हैड ऑब्लिक वुड बेटर, हैड ऑब्लिक वुड बेटर, had oblique would rather, rather than, better than, sooner than। इनके बाद बिना सोचे समझे आप सीधे V1 का यूज करें, टू का यूज ना करें। इनके बाद फुल इन्फिनिटिव नहीं, बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है, इसलिए मैंने सीख लिखा। सीक परमिशन का अर्थ होता है अनुमति लेना, तो आंसर 21 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सी वॉज सीन डैश द हाउस, सी वॉज सीन उसे देखा गया, डैश द हाउस, सी एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम अगर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो हमें जेरंड का यूज भी कर लेना है, हम जेरंड करें तब भी सही है, और हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करें तब भी सही है। लेकिन यहां जिस सीन को आप देख रहे हैं ना, ये वॉज सीन है यानी पैसिव में है, तो सी वॉज सीन टू एंटर द हाउस या सी वॉज सीन एंटरिंग द हाउस, दोनों करेक्ट होगा। टू एंटर नहीं है तब हमें एंटरिंग लिखना होगा। सी वॉज सीन एंटरिंग द हाउस, घर में प्रवेश करते हुए उसे देखा गया, एंटरिंग। क्वेश्चन नंबर 23, डैश टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट, डैश टाइगर्स इज, यहां इज कह रहा है कि टाइगर्स सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट खोजिए। टू बी हंट नहीं होगा, हंटिंग होगा। जेरंड वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम कर लेते हैं, यहां पर सब्जेक्ट, हंटिंग टाइगर्स दोनों मिलकर सब्जेक्ट का काम करेगा, और इसलिए वर्ब यहां हो जाएगा सिंगुलर, हंटिंग मेन वर्ड है इसका। तो आप ए हंट ऑफ टाइगर्स, ये गलत है, हंटिंग टाइगर्स, आंसर सी होगा। 24, शोइंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय, किसके द्वारा शोइंग रेस्पेक्ट का बेस्ट इंडिकेशन आपको मिल रहा है? रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल मीन्स होता है वन
who can be respected. One who deserves respect, ऐसे भी कहेंगे. One who deserves respect is called respectable. Respectful means होता है showing oblique having respect. जो रेस्पेक्ट को दर्शाने वाला हो या जिसमें रेस्पेक्ट हो वह रेस्पेक्टफुल होता है, सम्मान युक्त. जैसे रेस्पेक्टफुल ऑर्डर्स, सम्मान युक्त आदेश. अब आदेश देते समय भी हमें सामने वाले का सम्मान करना चाहिए. रेस्पेक्टफुल वर्ड्स, सम्मान युक्त शब्द. रेस्पेक्टिव तो बताता है क्रम को, रेस्पेक्टिव क्रम को बताने वाला शब्द है. और रिसेप्शन से तो आप परिचित हैं, कितने रिसेप्शन में भोज खाए होंगे आप. रिसेप्शन स्वागत होता है, रिसेप्शन सेरेमनी में हम लोग भोज खाने जाते हैं. रिसेप्शन तो हर जगह होता है, स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में. रिसेप्शन मीन स्वागत होता है. जहां भी आपको रिसीव किया जाए वहां जो एक्ट हुआ वो रिसेप्शन का एक्ट हुआ. रिसीव से बनता है यह. रिसीव मीन स्वागत करना. रिसीव का प्रायः लोग एक ही मीनिंग जानते हैं कि रिसीव मतलब रिसीव कर लेना, प्राप्त कर लेना. रिसीव का दूसरा अर्थ स्वागत करना होता है, तभी तो रिसेप्शन मीन स्वागत होता है. स्टेट द एम्फैटिक ऑफ आई एम हैप्पी. आपको बताना है कि आई एम हैप्पी का एम्फैटिक क्या होगा, जोरदार बनाना है हमें आई एम हैप्पी को. तो इसमें क्या है जिसको हम जोरदार बनाएंगे? तो हम आई को भी बना सकते हैं, हैप्पी को भी बना सकते हैं, एम को जोरदार नहीं बनाएंगे. ओनली लगा देंगे, ओनली आई एम हैप्पी, तो ओनली जो है आई को एम्फसाइज्ड कर देगा. लेकिन यहां देख रहा हूं आई एम रियली हैप्पी, तो यहां पर सच में आप हैं कि झूठ में है ये नहीं बताना है. और ये एम्फेटिक कर भी नहीं रहा. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी भी ठीक है, बट प्रायः सो के प्रयोग से हमें बचना होता है. हम बचें सो के प्रयोग से. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सो को गलत मानता है, सिर्फ स्पोकन में हम सो का यूज करते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी एम्फेटिक कर रहा है, इसलिए आंसर बी होगा. और इसी के साथ यह एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है. वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड.